Good afternoon. Good Good afternoon. afternoon. Good Good afternoon, sir. afternoon. Good afternoon, बेटे. चलिए, let us start. Last day हमने magnetic effect of current start किया था, and we discussed about the Biot-Savart's law. And I think we discussed one numerical problem also on the basis of Biot-Savart's law, I guess. तो हमने Biot-Savart's law समझ लिया है और हमें शायद याद भी होगा कि what is Biot-Savart's law, right? Now in this class we are going to derive a very important result. First of all, we'll do the derivation, and then we'll see few of the question based on that derivation. तो टॉपिक का नाम लिखो, write the name of topic. टॉपिक का नाम लिखो magnetic field due to current carrying a straight conductor. Magnetic field due to current carrying a straight conductor, and yet it is finite. मतलब अगर थोड़ा सा ज्यादा लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, या आप कह सकते हो कि स्ट्रेट कंडक्टर, जो भी कह लो, बट इट इज फाइनाइटली लॉन्ग. फाइनाइटली लॉन्ग का मतलब इट्स लेंथ इज नॉट इनफाइनाइट, it has some particular value of length which cannot be considered as infinity. तो magnetic field due to current carrying finitely long conductor. ठीक है सर. अब चलिए इस पे हम डेरिवेशन करते हैं कि how we will drive the result. पहले हम ड्राइव करेंगे रिजल्ट को, and then we will take up some questions or numerical problems based on this. तो देखिए सर, इस पे हम बात कर लेते हैं. तो इसके लिए आप ऐसा समझें कि मान लीजिए दिस इज अ स्ट्रेट कंडक्टर and which carries some current, obviously, and this is the point at which you want to measure the value of magnetic field, and this point is at a distance of r, and this is, remember, this is perpendicular distance, right? ये हमेशा याद रखो कि ये perpendicular distance होता है. ये जो हम distance ले रहे हैं ना, it should always be perpendicular from the wire. मतलब हम जो derivation कर रहे हैं उसमें the point at which we are going to find out the value of magnetic field, उस point का distance from the wire, उस point का ये जो distance है, it is perpendicular distance, right? A case, और ये वायर है, स्ट्रेट वायर, इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमने आई मान लिया है. तो हमें ये पता करना है कि what would be the value of the magnetic field. ठीक है, ये थोड़ा सा वायर मुझे टेढ़ा लग रहा है, 1 मिनट. ठीक है, what would be the value of magnetic field, ये हमें पता करना है, और किस पॉइंट पे वो मैं दिखा चुका हूं आपको कि इस पॉइंट पे पता करना है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. अब कैसे फाइंड करते हैं? ये डिस्टेंस हमने आर माना है, आर नहीं बल्कि ए ही मान लो, ज्यादा बेहतर है. लेटर से ए मान लिया है. ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है ना. तो सर फाइंड करने का तरीका, ऑब्वियसली वी विल बी यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ. और बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ अप्लाइंग बायोट-सावर्ट्स लॉ? तो बायोट-सावर्ट्स लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अज्यूम अ स्मॉल, वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल? infinitesimally small, है ना, मतलब इतना स्मॉल such that the length tends to zero itself. तो assume an infinitesimally small length which is dl of the wire. ये assume कर लीजिए आप, यहाँ पे ये assume कर लीजिए dl of the wire. ठीक है, कहीं पर भी आप dl assume करिए, और due to that dl find the value of magnetic field at the point. और उसके बाद जो वो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप प्रॉपर लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट कर लीजिए. यही काम करना है आपको. तो सर करना क्या होगा आपको? तो ये डीएल अगर हमने लिया है तो इस डीएल का इस पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर है, आई होप आपको पोजीशन वेक्टर याद होगा. मतलब डीएल के रेस्पेक्ट में ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, डीएल के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट तक हम एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, उसको हम आर कह लेते हैं. आर एज अ पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कहूं तो आर, और इसका मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू सिंपली आर कह सकता हूं. और इन दोनों के बीच का ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा. याद रखिए, थीटा मैंने आपको बताया था डीएल और आर के बीच का एंगल होता है. यहां पर एक और एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज फाई, और ये वाला एंगल तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि इट इज 90 डिग्री. अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो.
Nilza, can you tell me if I write the magnetic field mu naught I dl sin theta, which we have already studied, divided by 4 pi r square, this is what we call as Biot-Savart's law. So Nilza, can you tell me how many unknown terms do we have in this equation of dV? How many unknown terms do we have? All are unknown. All are unknown, right? No, mu naught upon 4 pi is not unknown, it is a constant, तो ये तो हाँ, हमें पता yes. है ना? करंट वुड बी गिवन टू यू. देखो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या दिया हो सकता है. आपको करंट, दे विल प्रोवाइड यू द करंट, राइट? मतलब इस सिचुएशन में मैंने आपको बोला है कि करंट इज नोन, करंट पता है मुझे आई है, मुझे ये पता है कि करंट आई है, और मुझे ये पता है कि इस डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ठीक है, तो व्हाट आई नो इन दिस सिचुएशन इज करंट and the distance at which I am supposed to calculate the magnetic field. What I don't know is dl. मतलब ये तो dl आपने माना है ना, but what would be the value of dl I don't know. ठीक है, ये एंगल आपने अज्यूम किया कि दिस एंगल इज थीटा, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थीटा वो हमें नहीं गिवन है इस डेरिवेशन के लिए. और ये जो r है, ये r जो आपने लिया, ये वाला r, ये भी हमें नहीं पता है, बिकॉज नाइदर यू नो द थीटा नॉर यू नो दिस. आपको सिर्फ डिस्टेंस के टर्म्स में a पता है, और आपको सिर्फ करंट पता है. मतलब इस सिचुएशन में आपको ये दो चीजें पता है. तो क्या करना पड़ेगा? तो करना हम ये चाहते हैं कि ऑल्दो हमें सिर्फ दो ही चीज पता है, तो हम चाहते हैं कि इतने ज्यादा हमारे पास अननोन ना रहे. देखो बेटा, एक बात सोचो, पहले सारी बात समझ लो. ड्राइव तो मैं मैथमेटिक्स तो लगा ही दूंगा, पहले आप बेसिक लॉजिक समझो. आप एक बात इमेजिन करो ना, कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं ये एलिमेंट यहां लेता तो ये एंगल मान लो कि थीटा बना. बेटा सुनना, अब मुझे एक बात बताओ सोनम, अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट ले लूं, अगर यही एलिमेंट मैं यहाँ पर लेता, तो ये जो एंगल बनता और ये वाला एंगल आर दे सेम? या अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, नहीं 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 नहीं, ये अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट ले लूं तो ये एंगल, ये सारे एंगल आपको सेम दिखाई दे रहे हैं? नो सर. नो सर, ऑफ कोर्स दीज एंगल्स आर नॉट सेम बेटा. आप खुद से एक बार मैं फिर से बना दूं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो. आप इमेजिन करो कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा है, ये ऐसा है. मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट ले रहा हूँ, यहाँ पर ये एलिमेंट, तो इसके लिए ये एंगल है. अगर मैं एलिमेंट यहाँ पर ले रहा हूँ तो इसके लिए ये एंगल है. अनडाउटेडली दीज टू एंगल्स देख के समझ में आ रहा होगा कि दे आर नॉट सेम, राइट? तो हर एलिमेंट के लिए ये थीटा चेंज होगा. अच्छा मुझे एक दूसरी बात बताओ, अगर मैंने ये डिस्टेंस, अगर एलिमेंट यहाँ पे लिया, अगर मैंने डीएल यहाँ पे लिया, तो दिस इज आर. तो अगर मैं डीएल यहाँ पर लूं तो ये जो वैल्यू होगी, ये वाली रेड वाली, और ये वाली जो आर है, विल दे बी सेम और दे विल आल्सो बी डिफरेंट? Different. Of course it would also be different. This is r dash. इसका मतलब we have many variable values. मतलब ये थीटा भी चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन at what position you are taking the value of dl, and this r will also change depending on the position of your dl. तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, देखो मैं फॉर्मूला तो यही लिखूंगा ना, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, इन विच वी हैव डिफरेंट वेरिएबल्स. ये तो अननोन के साथ साथ ये वेरिएबल भी है, वैल्यू वेरी भी करेगी. आर भी वेरिएबल है, डीएल भी की पोजीशन भी चेंज हो रही है, और थीटा भी वेरिएबल है. बेटे याद रखो कि इफ यू हैव मोर देन वन वेरिएबल, तो यू विल नॉट बी एबल टू इंटीग्रेट इफ यू हैव मोर देन वन वेरिएबल. क्योंकि हमें जो अभी इंटीग्रेशन हमें आता है, वो एक ही वेरिएबल अगर होगा तो ही हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. इफ वी हैव टू वेरिएबल्स तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते अनलेस वी नो द रिलेशन बिटवीन द टू. जैसे आप याद करो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा पी डीवी. अगर पी भी वेरिएबल है और डीबी भी वेरिएबल है, वेयर वी इज वॉल्यूम और पी इज प्रेशर, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में पी डीवी. अगर ये दोनों वेरिएबल हैं तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते तब तक जब तक आप p को v के टर्म्स में नहीं लिख लो. तभी तो आप लिखते हो pv इज इक्वल टू nrt. तो आप यहां से p को लिख देते हो nrt बाई v, और ये पूरा टर्म अगर कांस्टेंट होता है, याद करो आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आप लिखते हो nrt बाई v dv, और nrt को आप कांस्टेंट कह देते हो बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, r गैस कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही कांस्टेंट है. n इज द नंबर ऑफ मोल्स, तो dv बाई dv को आप इंटीग्रेट कर पाते हो. बट अगर मुझे ये नहीं पता हो कि p और v कैसे रिलेटेड है, तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता अनलेस आई नो द रिलेशन. समझे? तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल्दो वी हैव मोर देन वन वेरिएबल, बट वी विल ट्राई टू
कन्वर्ट ऑल द वेरिएबल्स इन अ सिंगल टर्म। ठीक है, और कैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए आप इसको देखिए। इसके लिए आप ऐसा इमेजिन करिए कि दिस पॉइंट इज ए, दिस ओ, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ऐसा इमेजिन करो। तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये वाला जो ट्रायंगल है आपको दिखाई दे रहा हो, ये वाला एंगल 90 डिग्री है विदाउट एनी डाउट, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री आपको समझ में आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, कैन आई राइट थीटा प्लस ऑफ फाई प्लस ऑफ 90 इज इक्वल टू 180? टेल मी यस और नो। Yes, sir. ठीक है, इज इक्वल टू 180 बिकॉज इट इज अ ट्रायंगल, ऑल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 180। तो यहां से मैं थीटा प्लस फाई को लिख सकता हूं इज इक्वल टू 90, बिकॉज 90 को आप उस साइड पे ले जाओ तो 180 माइनस 90 विल बी 90। तो थीटा को पहली बात मैं लिख सकता हूं 90 माइनस ऑफ फाई। दिस वी हैव गॉट द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई। एक तो रिलेशन मेरे पास ये आ गया। अब बेटा अगर सोचो कि बोथ साइड मल्टीप्लाई विथ साइन, तो साइन ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस ऑफ फाई, ऐसा लिख सकता हूं। Yes. तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस फाई कैन बी रिटन एज कॉस फाई। Okay. एक सब्स्टिट्यूशन मैंने ये लिखा, मतलब आई चेंज्ड साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ फाई, और साइन थीटा को फाई के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू कॉस ऑफ फाई, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे। इसी ट्रायंगल में मान लीजिए कि ये जो आपने डीएल एलिमेंट लिया है वो यहां से एल लेंथ नीचे लिया है, यू हैव टेकन दिस एलिमेंट एल लेंथ बिलो दिस पॉइंट ओ। क्लियर है? तो बेटा इसी ट्रायंगल को देखो, इसमें आप मुझे बताओ tan फाई क्या लिखोगे? टेल मी, यू कैन टेल मी। L by A. वेरी गुड। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ए, बेस तो L by A, मतलब L कैन बी रिटन एज इक्वल टू A tan फाई, ऐसा लिख लेंगे आप। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, इफ आई डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, अगर आप दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर दो साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, चलो फाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो यही चीज ये बन जाएगी dl बाई डी फाई इज इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई डी फाई। अगर ये स्टेप नहीं समझ में आए तो पूछ लो, दिस इज माय सेकंड सब्स्टिट्यूशन, हाउ डू वी गेट डी फाई ऑन द राइट साइड। अगर ये नहीं समझ में आया तो पूछो। Sir, can you repeat? ओके, आई रिपीट विदाउट एनी डाउट। चलो देखो, ये L इज इक्वल टू बच्चे a tan फाई है। मैंने बोला कि दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू फाई, तो dl बाई डी फाई, और इधर भी डिफरेंशिएट करोगे बट a तो फिक्स्ड वैल्यू है ना, a तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ नहीं करेंगे, तो आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे tan फाई को। ठीक है बेटा, ठीक। अब इस डिफरेंशिएशन को आपको समझना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में ऊपर L है और नीचे फाई है, ऊपर L है और नीचे फाई है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम वेरिएबल नहीं है। तो ऐसे केस में हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो मैं इसको ऐसे बताता हूं, dl बाई डी फाई, इसको हम dl से मल्टीप्लाई और dl से डिवाइड कर देते हैं, और tan फाई का डिफरेंशिएशन फाई के रेस्पेक्ट में लिखेगा तो sec स्क्वायर फाई होगा। पहले ये बोलिए, यहां तक क्लियर हुआ हो तो? Yes, sir. बात समझ में आ गई? अगर हमने ऐसा कर भी दिया dl से मल्टीप्लाई dl से डिवाइड, तो ये dl बाई डी फाई ही तो रह जाएगा ना। अगर आप ये स्टेप नहीं भी करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं dl बाई डी फाई, क्योंकि ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, ऊपर l है और नीचे क्या है, फाई। दोनों अगर ऊपर भी l और नीचे भी l होता तो डिफरेंशिएशन होता, अगर ऊपर फाई है नीचे फाई होता तो डिफरेंशिएशन होता, बट ऊपर अलग वेरिएबल है नीचे अलग है तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ कि यहां से मैं dl को ऐसे लिख सकता हूं a sec स्क्वायर फाई डी फाई, टेल मी यस और नो। Yes. ठीक है, वही मैंने यहां लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है, वही मैंने डायरेक्टली लिख दिया a sec स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन आ गया आपके पास। Yes. अब एक और चीज पे बात कर लेते हैं। इसी ट्रायंगल में इफ आई हैव टू राइट cos ऑफ फाई, ठीक है, साइन थीटा तो मैंने लिख दिया cos ऑफ फाई, ठीक है, अगर इसी ट्रायंगल में मुझे cos फाई लिखना हो तो cos फाई कैसे लिखूंगा, ये वाला एंगल है, cos फाई मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब a बाय r लिख सकता हूं। तो यहां से Yes. मैं ऐसे भी लिख सकता हूं r इज इक्वल टू a अपॉन cos फाई,
या यहां से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं r इज इक्वल टू a sec phi. दिस इज माय थर्ड सब्स्टिट्यूशन. यहां तक नोट करिए. देन आई विल पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ बायट-सावर्ट्स लॉ एंड देन वी विल ड्राइव अ रिजल्ट. हो गया. Yes, sir. ठीक है. तो देखो मैंने सब्स्टिट्यूशंस मतलब सारे जो वेरिएबल टर्म्स है ना, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि स्मॉल r की वैल्यू भी चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन कि आपने एलिमेंट कहां पे लिया है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्मॉल r की वैल्यू चेंज होगी. इसी तरह से मैंने आपको ये भी बताया कि स्मॉल r के साथ साथ और किसकी वैल्यू चेंज होगी. तो आई टोल्ड यू कि स्मॉल r के साथ साथ आपकी जो वैल्यू चेंज होनी है वो फाई की वैल्यू भी सब हर जगह डिफरेंट होगी, थीटा की वैल्यू भी हर जगह डिफरेंट होगी डिपेंडिंग ऑन कि आप एलिमेंट कहां पे ले रहे हो. तो मैंने क्या किया कि बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे थे, तो सारे वेरिएबल्स को मैंने एक वेरिएबल के टर्म में चेंज कर दिया. एंड द वेरिएबल इन विच आई हैव चेंज्ड ऑल द अदर वेरिएबल्स इज इन टर्म्स ऑफ फाई. सबको मैंने फाई के टर्म्स में चेंज कर दिया. अब हम बायट-सावर्ट्स लॉ लगा लेते हैं. अब बेटे अगर मैं बायट-सावर्ट्स लॉ लगाऊं db, तो क्या लिखूंगा. db इज इक्वल टू म्यू नॉट, पहले लिख लेते हैं, idl sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर. टेल मी यस और नो. Yes, अब sir. सर जब हमने सब कुछ चेंज कर लिया, तो अब मैं क्या कर सकता हूं इसको. नाउ लेट अस राइट ऑल द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ फाई. तो आप लिखेंगे म्यू नॉट आई एज इट इज. dl मैंने क्या लिखा था, देखो अभी dl मैंने लिखा था a sec स्क्वायर फाई d फाई, ये लिखा होगा dl. और साइन थीटा को मैंने क्या लिखा फाई के टर्म्स में, cos फाई. और 4 पाई एज इट इज. r को मैंने क्या लिखा, देखो देखो देखो, a टाइम्स ऑफ sec फाई लिखा है शायद. r इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ sec फाई है क्या, Yes. का स्क्वायर. Yes, sir. यही तो होगा. अब अगर इसको मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं a sec स्क्वायर फाई, ठीक है, d फाई इंटू कॉस ऑफ फाई डिवाइडेड बाय 4 पाई a square sec स्क्वायर फाई. If you look on this, sec square phi will cancel out by sec square phi. A would cancel out by A. इसका मतलब अगर आप देखो तो पूरा टर्म इज ओनली इन टर्म्स ऑफ फाई. म्यू नॉट आई, नीचे बचेगा 4 पाई A, और राइट साइड पे देखो तो यू विल बी हैविंग cos phi d phi. ठीक है बेटा. अब आपको नहीं लगता कि इफ आई इंटीग्रेट दिस बोथ साइड्स तो आई विल गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड. टेल मी यस और नो. Yes. ठीक है. अब मगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाई की मुझे लिमिट चाहिए. ध्यान से सुनो, फ्रॉम वेयर टू वेयर यू वांट टू इंटीग्रेट. अब लिमिट बहुत अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो लिमिट के बारे में. सर लिमिट के बारे में अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छे से सुनना. मैंने बोला कि सर ये कोई जनरल हमने एलिमेंट लिया था कहीं पर, तो ये फाई आया. तो इसी तरह से सबसे लोएस्ट वाला जो एंड अगर मैं लेता, अगर ये यहां पर मिला देता, तो ये कुछ एंगल बन रहा होता फाई के टर्म्स में, मान लो इसको फाई 1. तो इसी तरह से कहां तक हम ऐसा पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो टॉप तक. तो टॉप वाले का जो ये एंगल बनता विद द परपेंडिकुलर, वो फाई 2 होता या नहीं. मान लो फाई 2 होता, मान लो. नहीं समझ में बात भाई. सबसे पहला एलिमेंट यहां लोगे ना, और सबसे लास्ट एलिमेंट यहां पे लोगे. तो ये जो सबसे पहला एलिमेंट लोगे, ये सबसे पहले वाले एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर अगर देखोगे, तो वो यहां पर कुछ एंगल बनाएगा ना. उस एंगल को मैंने फाई 1 कह दिया, जो ये ए के साथ बना रहा है वो एंगल.
और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे आएगा, तो इस वाले का भी अगर आप पोजीशन वेक्टर ले लें तो ये भी तो इसके साथ कुछ एंगल बनाएगा। इस एंगल को हमने कुछ कह दिया phi 2। टेल मी यस और नो। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ कि phi 1 एंड phi 2 बोथ आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ ए या दे आर इन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए? Opposite side. Opposite sides. ऑपोजिट साइड्स। इसका मतलब इफ आई टेक वन एज पॉजिटिव तो अनदर शुड बी टेकन एज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आप एक को पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे को नेगेटिव लोगे, या आप एक को नेगेटिव ले रहे हो तो दूसरे को पॉजिटिव लोगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, राइट? तो बिकॉज दिस phi 1 एंड phi 2 आर ऑन ऑपोजिट साइड्स, इसीलिए मैं इसकी लिमिट लूंगा माइनस phi 1 से लेके प्लस phi 2 तक। बेटे अगर ये सेम साइड पे होते तो क्या लिमिट होती? तो लिमिट नहीं। फिर सेम होती, मतलब या तो दोनों ही निगेटिव होते या दोनों ही पॉजिटिव होते। बट बिकॉज दीज टू phi आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ए, तो इसलिए मैंने एक को नेगेटिव लिया और दूसरे को पॉजिटिव। अच्छा इसमें एक बात और याद रखो, ये जो phi आप एंगल ले रहे हो ना, phi इज एंगल बिटवीन r, मतलब इसका दूसरा मतलब पोजीशन वेक्टर, ठीक है, एंड a। और a क्या है? a इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर। a क्या चीज है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? उस पॉइंट की जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और वो पॉइंट कहां से? वायर से। तो देखो dB का इंटीग्रेशन तो b हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। हु विल टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos? Sin. वेरी गुड। तो इट वुड बी सिंपली साइन ऑफ phi। कहां से कहां तक सर? दिस विल बी फ्रॉम माइनस phi 1 से प्लस ऑफ phi 2। ठीक है, यहां तक नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, लेकिन यहां तक नोट कर लो। Done, sir. वेरी गुड। तो आई इरेज दिस लेफ्ट पोर्शन। तो लिमिट पुट करते हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। अपर लिमिट पुट करो तो साइन ऑफ phi 2, और देखो याद करो कि अपर लिमिट पुट करते हैं फिर माइनस साइन लगाते हैं, और माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट रखते हैं। तो साइन ऑफ, ये लोअर लिमिट भी खुद में नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ phi 1। याद रखिए बेटा, एक बात मैं आपको याद दिला दूं, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि साइन ऑफ नेगेटिव एंगल इज इटसेल्फ नेगेटिव। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, this can be written as sin phi 2 प्लस ऑफ sin phi 1। क्यों सर? क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस sin phi, और ये माइनस और ये बाहर वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका, या तो मैं चाहो तो एक स्टेप ज्यादा लिख देता हूं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन ऑफ phi 1, ऐसे लिख सकते हैं। ये कहने का मतलब है, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइनली क्या हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, this will be written as sin phi 1 plus of sin phi 2. This is the formula for the magnetic field due to a finitely long wire at a distance of a from the wire. ये a is the distance from the wire, तो ये finitely distance पे आपके finitely long wire का जो magnetic field का formula है वो ये आएगा। इसको नोट करिए, तो मैं आपको और कुछ चीजें बताऊं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आऊंगा। Done, sir. वेरी गुड। चलिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अब स्ट्रेट वायर होगा तो उसका फॉर्मूला ये होगा। phi 1 और phi 2 याद रखिए कि इट इज द एंगल ऑफ द एंड्स ऑफ द वायर, ठीक है, विथ द एंड्स ऑफ द वायर के साथ एंगल विथ द परपेंडिकुलर टू द वायर। मतलब ये वायर पे जो आपने परपेंडिकुलर लिया है उसके और एंड ऑफ द वायर के पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है, दैट इज बेसिकली phi 1 एंड phi 2। अब आगे बात करते हैं। अच्छा सर,
अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पे बात करेंगे। फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, अगर आपका वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, ठीक है, अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, इसका क्या मतलब होगा? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब समझो, ये वाला एंड और ये वाला एंड दोनों किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को। किसको? इन्फिनिटी को। अगर आपके एंड्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं ना, इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट हो रहे हैं, तो उस केस में जो आपका एंगल है दैट वुड टेंड टू 90। नहीं समझ आई बात? अगर ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इस केस में जो एंगल है वो किसको टेंड करेगा? दैट विल टेंड टू 90। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस केस में यू कैन क्लेम दैट कि φ1 इज इक्वल टू φ2 एंड बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। φ1 और φ2 इक्वल हैं और दोनों ही किसके बराबर हैं? तो दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90। यही तो लिखेंगे आप, साइन ऑफ 90 प्लस ऑफ साइन ऑफ 90। साइन 90 इज 1, दूसरा साइन 90 इज आल्सो 1, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ऑफ 1 इज 2, और उस 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई divided by 2 pi a. This is the formula for the magnetic field if you have an infinitely long wire. अगर आपकी वायर infinitely long है। अच्छा, इसी तरह से for semi infinitely long wire, excuse me, semi infinite। अब what is meaning of semi infinite? तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब है कि एक एंड आप ऐसा इमेजिन करो कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब होता है दोनों एंड इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है कि ओनली वन एंड इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस एंड इज ओनली टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो दूसरे वाले एंड के जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट सामने है उसके, ठीक है। तो इस केस में आप एक बात याद रखिएगा, इस केस में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यही आपका, देखो ये परपेंडिकुलर टू द वायर है और इस एंड का अगर आप आर भी लेंगे तो यही आएगा। मतलब इस पॉइंट के लिए आप पोजीशन वेक्टर भी देखें तो यही लाइन, और परपेंडिकुलर टू द वायर भी यही लाइन। इसका मतलब है कि इस केस में φ1 वुड बी इक्वल टू 0 एंड φ2 वुड बी इक्वल टू 90। तो अगर इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें तो यही फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड if the wire is semi infinite, and that is the formula for the magnetic field if the wire is infinitely long। समझ गए? सर ये सेमी इनफाइनाइट वाला दोबारा से बता। फिर से सुनो, सेमी इनफाइनाइट का मतलब है बेटे कि एक एंड, वन एंड ऑफ द वायर, एनी वन एंड ऑफ द वायर इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। मतलब वो एक ही एंड से उसकी लेंथ जो है ना वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और दूसरा वाला जो एंड है वो फिक्स है। दूसरा वाला एंड इज फिक्स्ड, वो अप्रोच नहीं कर रहा, वो किसी को अप्रोच नहीं कर रहा, तो दूसरा वाला एंड फिक्स है। समझे आप? यस। छोटी। और इनफिनिटली लॉन्ग वायर में क्या होता है कि ये एंड भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये इन्फिनिटी को, ये भी एंड इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ये कहानी है। मतलब अगर एक ही एंड से पकड़ के आप वायर को खींचते जाओ, है ना, यू स्टार्ट पुलिंग द ओनली वन एंड ऑफ द वायर, सेकंड एंड इज फिक्स्ड एंड यू आर पुलिंग ओनली वन एंड ऑफ द वायर, तो वही एंड तो आपको इंक्रीज करता जाएगा। उसी के कारण ड्यू टू दैट ओनली द लेंथ ऑफ द वायर विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। करेक्ट है? यस। ओके, तो ये लिखो, इसके बाद मैं डायरेक्शन पे कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन पे। डन सर। वेरी गुड। अब आते हैं दूसरी बात पे। अब आते हैं सर दूसरी बात पे कि सर मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड हैज इट्स डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्वियस सी बात है कि उसमें डायरेक्शन होती है। तो अगर डायरेक्शन होती है तो सर कैसे होती है, क्या होती है? अब इस बात को समझते हैं। तो बेटे एक बात सोचो कि इफ वी हैव, मैं इस बात को ना इनफिनिटली लॉन्ग वायर से ही एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा ज्यादा आसानी से समझ में आएगी बात। कि अगर मैं मान लो कि ये इनफिनिटली लॉन्ग वायर लेता हूं, तो अभी मैंने आपको बताया कि फॉर इनफिनिटली लॉन्ग वायर
मैग्नेटिक फील्ड इज रिटन एज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो म्यू नॉट तो भाई कांस्टेंट है, 2 पाई इज इटसेल्फ अ कांस्टेंट, करंट फिक्स रहता है हमेशा, है ना। करंट एक पर्टिकुलर करंट ही तो पास करोगे ना। मान लो कि आपने 10 एम्पियर का करंट पास किया, तो 10 एम्पियर के करंट की बात हो रही है। अगर आप देखो तो आप किसको वेरी कर सकते हो, ए को। ए मतलब वो पॉइंट जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ऐसा समझो कि मान लो मुझे 10 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा ड्यू टू द सेम करंट। अगर मुझे यही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए 20 सेंटीमीटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी फॉर द सेम करंट। बट एक बात बताओ निल्जा, सोनम एंड ऑल, मुझे एक बात बताओ कि वायर होती कैसी है। इफ यू टेक अ वायर, वायर जो नॉर्मल वायर होती है आपकी, डोंट यू थिंक इट इज ऑफ सिलिंड्रिकल शेप? Yes. Yes, sir. अगर आप इस वायर को ऊपर से देखें ना, ऊपर से, तो आपको ये पूरा लेंथ नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ सामने वाला पॉइंट दिखाई देगा। ये ऊपर से देखोगे ना किसी चीज को, अगर आप पेन पकड़ो और उसको ऊपर से देखो तो ऊपर वाला सिर्फ सर्कल दिखाई देगा। अब इमेजिन करो कि अगर मैंने इक्वल डिस्टेंस पे किसी भी डायरेक्शन में, अगर मैं इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट ले रहा हूं किसी भी डायरेक्शन में, तो इस इक्वल डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी या नहीं आएगी बेटा? हाँ ना बोलना पड़ेगा। Same आएगी. Yes. Same answer, सेम sir. आएगी, विदाउट एनी डाउट सेम आएगी। अच्छा, अगर मान लो कि मैं किसी नए डिस्टेंस पे चला गया और फिर उस पॉइंट्स पे अगर मैं देख रहा हूं नए डिस्टेंस पे, तो इस अगर ये सारे नए डिस्टेंस सेम पॉइंट पे हैं, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी या नहीं होगी? सेम Yes. होगी। मतलब सेम डिस्टेंस फ्रॉम द वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो सेम आती है। मतलब अगर ये वायर है तो इसके अराउंड हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी। और इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, इफ आई टेक द लोकस ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स, इन सबको मिला दूं, तो एक सर्कल बनेगा या नहीं बनेगा? सोच के देखो। Yes, sir. Yes. यस, बिल्कुल बनेगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस बढ़ाओगे, जितना आप वायर से दूर जाओगे उतने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी, जितना आप वायर के क्लोज जाओगे उतने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो पहली बात तो ये कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, बट एट अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ए, अगर ए की वैल्यू को मैं फिक्स कर दूं तो वायर के हर तरफ एट द सेम वैल्यू ऑफ ए आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी, है ना, इन ऑल द डायरेक्शन। और उन सबको अगर मैं मिला दूं तो लोकस कैसा आएगा? सर्कुलर। इसी चीज को आप प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हो। प्रैक्टिकली कैसे? आपको क्लास 10th में बताया गया होगा, ये एक्टिविटी है क्लास 10th में, कि आप कोई कार्डबोर्ड लें, कार्डबोर्ड आप जानते हैं, और इस पे आप आयरन फिलिंग्स रख दें। आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग समझते हो? आयरन फिलिंग Yes, sir. मतलब आयरन का पाउडर रख दो, पाउडर्ड आयरन, और इस कार्डबोर्ड के थ्रू एक वायर पास करा दो और इस वायर में कुछ करंट पास करा दो। मतलब सेल वेल के साथ कनेक्ट करोगे तो करंट पास होगा, ऐसा समझो। आप ये देखोगे कि जो आयरन के पाउडर है ना, पाउडर ऑफ आयरन, ये अपने आप को अरेंज कर लेगा इन सर्कुलर पैटर्न्स। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाई डिड इट अरेंज इटसेल्फ इन द सर्कुलर पैटर्न? क्यों अरेंज हो गया ये आयरन का पाउडर खुद से अपने आप को क्यों सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर रहा है? तो द रीजन इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये बात इस बात को प्रैक्टिकली शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर विल ऑलवेज फॉर्म अ सर्कुलर पैटर्न। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म अ सर्कुलर लूप अराउंड अ स्ट्रेट वायर। तो आपसे कोई पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट वायर कैसी होती है, तो हमेशा याद रखो सर्कुलर होती है। कैसी होती है बोलो? सर्कुलर होती है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, और मैथमेटिकली भी आपको समझ में आ रहा है और प्रैक्टिकली भी हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। और मैथमेटिकली भी आपको पता है कि जब मैंने सारे सेम पॉइंट वाले का लोकस लिया तो हमें सर्कल मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a straight wire is circular। सर्कुलर स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होती है? सर्कुलर। अब दूसरा पॉइंट सर, अगर आपने सर्कल को ध्यान से देखा है तो आपने देखा होगा ना क्लॉक के अंदर जो क्लॉक के मिनट हैंड, सेकंड हैंड या आवर हैंड है, दैट आल्सो मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ। बट हम जानते हैं कि व्हेनेवर वी टेक सर्कल,
तो हम सर्कल के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, आइदर वी टेक द डायरेक्शन टू बी क्लॉकवाइज और वी टेक द डायरेक्शन टू बी एंटी क्लॉकवाइज। एम आई करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, अच्छा। तो अगर मैं सर्कुलर ले रहा हूं तो सर्कल में या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है अनडाउटेडली इट इज ऑफ सर्कुलर पैटर्न, तो दैट सर्कुलर पैटर्न आइदर वुड बी क्लॉकवाइज और दैट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। तो कब क्लॉकवाइज होगा और कब एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो चलो ध्यान से देखते हैं। मान लो इसमें करंट स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो मैं आपको रूल बता रहा हूं हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। आप रूल में ये समझिए कि आप अपने राइट हैंड का जो थंब है ना, थंब ऑफ योर राइट हैंड, यार ये जो फिंगर्स है ना मेरे से बनते नहीं है, खैर मान लेना थंब ऑफ योर राइट हैंड, थंब ऑफ योर राइट हैंड, आप उसको रख दीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप थंब को किसकी डायरेक्शन में रखेंगे? करंट की डायरेक्शन में। कौन से हैंड के? राइट हैंड को। और आप फिंगर को कर्ल करो। तो आप इमेजिन करो, इफ यू प्लेस द थंब in the upward direction, in the direction of current, because current is upwards, so you will place your thumb upward. तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रख दें और फिंगर को कर्ल करें, तो किस डायरेक्शन में फिंगर घूमेगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? व्हाट वुड बी द डायरेक्शन? ऑब्जर्व करो। Anti. एंटी। ऑब्वियसली इट विल गो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सर्कुलर होगी और डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। And on the other hand, if the current is flowing downwards, thumb आपका downward रखा जाए and you curl your fingers, so you will observe this finger to be getting curled in the direction of clockwise direction. याद रखने का तरीका, अगर आपको ये नहीं समझ में आया, याद भी रखना, अगर रटना भी है तो आप ये याद रख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कब आएगा? जब अपवर्ड करंट फ्लो करे। और क्लॉकवाइज कब आएगा? जब डाउनवर्ड करंट फ्लो करे। समझ गए? Yes, sir. सबको क्लियर हो गया? तो दिस इज द डिस्कशन रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर। आई होप ये क्लियर हो गया, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यस। अब एक बात और सुन लो बिफोर आई प्रोसीड, उससे पहले एक बात और, छोटी सी बात सुन लो। ऑल्दो इसका जो रीजन है हम लेटर ऑन वी विल अंडरस्टैंड, बट एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए कि सर जितना ये जो करंट के ड्यू टू दिस करंट द मैग्नेटिक फील्ड दैट वी आर गेटिंग इज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन ऑफ करंट। और हमें मेथड पता है कि कैसे डिटरमाइन करना है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। एक बात याद रखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वी ऑलवेज कंसीडर टू हैव अ पोलैरिटी, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों केस में हम इस मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी अज्यूम करते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि एवरी मैग्नेट हैज मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। So similarly, when the magnetic field is in the clockwise direction, we consider its polarity, and similarly, when the magnetic field is anti-clockwise direction, we also consider its polarity. तो याद रखना कि जब एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करता है तो द पोलैरिटी दैट वी कंसीडर इज नॉर्थ पोलैरिटी, और जब क्लॉकवाइज में फ्लो करता है तो वी कंसीडर द पोलैरिटी टू बी साउथ पोलैरिटी। मतलब अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न शो कर रहा हो तो the polarity which is said to be developed in that case would be north, और जब ये साउथ में क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा हो तो the polarity which is said to be developed would be south polarity। ठीक है, याद आप ऐसे रख सकते हो, एंटी, you have n in this anti and north pole is also having n, तो एंटी में नॉर्थ, ठीक है, और साउथ में, जब एंटी में नॉर्थ है तो जाहिर है कि क्लॉकवाइज में साउथ होगा। क्लियर? आगे बकू। Yes. चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगर फॉर्मूला पता है तो लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पे जाऊं, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए मैंने आपको ये वायर कहा, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं ये क्वेश्चन, सिंपली इसमें जो बेसिक पॉइंट पूछूंगा वो आपने बताना है। मैंने कहा कि ये वायर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये वायर ऐसे है। इस पॉइंट पे मुझे फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, और ये डिस्टेंस d है, और ये वाला एंगल आपको गिवन है, ये वाला एंगल कुछ भी गिवन हो उससे हमें मतलब नहीं।
ठीक है, या फिर इसको थोड़ा आसान कर दें, ये तुम्हारे लिए ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। मान लो ये वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है और मुझे बोला कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये डिस्टेंस गिवन है, दिस इज ए, और ये वाला एंगल मुझसे बोला गया थीटा, दिस इज ए, ठीक है, और ये वाला एंगल मुझसे बोला गया थीटा। तो क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ ये वाला मैग्नेटिक फील्ड वाला म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ sin phi 1 प्लस ऑफ sin phi 2, टेल मी यस और नो। मतलब ये मैं a लिख सकता हूँ यहाँ पर, a इज द डिस्टेंस गिवन, डिस्टेंस a ही यूज होगा। ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर उसको a लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे, बस इतनी सी बात बता दो। ए लिखेंगे। नहीं R आर तो वो वाली बात हो गई ना कि आर लिख दिया, ये नहीं लिखा। तो मैंने ये वाला जो ए बोला था, ये जो डेरिवेशन मैंने किया था उसमें जो ये ए लिया था, वाज दैट परपेंडिकुलर टू द वायर और नॉट? perpendicular. यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। भाई ये अगर गिवन है तो यू डोंट हैव टू जस्ट राइट ए, यू हैव टू टेक दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये होता है, ये हमने फॉर्मूले में जो ये ए है ना वो ये है। अगर ये एक गिवन है तो ये पता करो कि ये कितना है, फिर यहाँ पर पुट करो। समझ में आई बात? Yes, sir. यस ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा कि दिस ए शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। खैर कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं सर। चलिए सर कुछ क्वेश्चंस करे जाएं। और पहला क्वेश्चन मान लेते हैं सर, पहला क्वेश्चन इस तरह से कि लेट से मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक स्ट्रेट वायर है, आपको दिखाई दे रहा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। और ये दूसरा वायर है, दूसरी वायर, इसमें करंट 2i फ्लो कर रहा है। ये दूसरी वायर है, इसमें भी करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है एंड इट इज आल्सो इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ठीक है, इसमें भी करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है और दोनों वायर के बीच का सेपरेशन इज d। क्लियर है? आपको बताना है पोजीशन, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है मान लो कि 3i, पोजीशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एनी one of the wire at which net magnetic field will be 0। हमें पोजीशन पता करना है कि कहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी किसी भी एक वायर से। You have to find out that distance at which the net magnetic field will be 0 from any one of the wire. How will you solve? चलो क्वेश्चन नोट कर लो, मैं मिलकर करता हूं। लिख लिया सर। वेरी गुड। अब बात समझो बेटे, इफ यू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे हैव सीन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि अगर दो चार्ज हैं तो बताओ कि एट व्हाट पॉइंट या विच पॉइंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ऐसा क्वेश्चन आपने, यू मे हैव सीन सच क्वेश्चन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट काइंड ऑफ फील्ड? इज इट अ वेक्टर और अ स्केलर? व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इट इज? वेक्टर। Is it? Of course it is vector. So the sum of the two vector can become 0 if and only if their direction is opposite and their magnitude are equal. मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक फोर्स है F1 और ये फोर्स है F2, अगर ये ऑपोजिट है तो इसको हम लिख सकते हैं F1 माइनस ऑफ F2, और अगर इक्वल हो गए तो रिजल्ट वुड बी 0। देखो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि अगर किसी भी दो वेक्टर का सम मुझे 0 लाना है, इफ द सम ऑफ द टू वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0, तो पहली बात तो ये कि देयर डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट, तभी तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एंड देन ओनली यू गेट द 0 रिजल्ट। अगर आपने उसको मतलब उसका डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं आ रहा है तो वहां पर उसका सम 0 नहीं हो सकता। चलो देखते हैं। मुझे आप ये बता सकते हो विद द राइट हैंड रूल, जो अभी मैंने राइट हैंड थंब रूल बताया, मेरे पास डिफरेंट रीजन्स हैं जो मैं मार्क कर रहा हूं 1, 2 एंड 3।
Can you tell me what would be the direction of magnetic field due to both the wires in the region 1? दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में किधर होगी, आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड। वेरी गुड। देखो आप थंब इसमें ऐसे रखोगे ऐसे, और आपकी फिंगर ऐसे होगी। जब आप इस पे कर्ल करोगे तो आपका फिंगर का जो टिप ऑफ द फिंगर है वो इट वुड बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगी और 3i की भी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगी। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि बिकॉज बोथ द मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इसमें तो ये जीरो नहीं होगा, इसमें तो ये जीरो नहीं होगा। थर्ड वाले में देखें तो थर्ड वाले में भी यही केस होगा। थर्ड वाले में दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। नहीं आई बात समझ में? भाई रीजन हाँ 1 में क्या होगा मैं फिर से बता देता हूं। रीजन 1 में दोनों की मैग्नेटिक फील्ड B1 भी आउटवर्ड है और B2 भी आउटवर्ड है। तो नन ऑफ देम इज ऑपोजिट, मतलब दोनों ही में नन ऑफ देम इज इनवर्ड, ठीक है, एंड नन ऑफ देम इज आउटवर्ड, मतलब ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दे विल ऐड अप, मतलब B net कैन नॉट बिकम इक्वल टू 0। पहली बात तो ये। थर्ड रीजन में B1 inward, B2 inward, both are in the same direction, none is opposite, तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड अगेन इज नॉट इक्वल टू 0। तो बचता तो सेकंड रीजन है और यही हो सकता है। अगर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखें ड्यू टू 2i, तो इस 2i की मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इस 2i की मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? तो अनडाउटेडली इस 2i की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट वुड बी इनवर्ड, है ना, B1 वुड बी इनवर्ड। और 3i की मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखेंगे तो आउटवर्ड। देखो इसका मतलब देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, तो हेंस वी कैन सबट्रैक्ट, राइट। और ऐसा पॉइंट जिस पर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी तो वहां पर सबट्रैक्ट होकर रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0। एम आई करेक्ट? Yes. ठीक है। तो मान लो दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x, तो ये वाला डिस्टेंस d माइनस एक्स होगा। अब एक बात तो पता है कि फॉर b नेट टू बी 0, b नेट की वैल्यू 0 होने के लिए b1 की वैल्यू शुड बी इक्वल टू b2। पहली बात तो हमें ये पता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 तब होगी जब B1 और B2 इक्वल होगा, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? तो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2i, म्यू नॉट आई की जगह यहाँ पे 2i आएगा बिकॉज करंट इज 2i, डिवाइडेड बाय 4 पाई into x, because the distance I have taken for 2i, the distance I have taken as x, this must be equal to mu naught into 3i divided by 4 pi into d minus x. Tell me yes or no. सही है? 4 pi cancels out, mu naught cancels out, I gets cancels out. तो बचेगा क्या? twice of d minus of twice of x is equal to 3x. तो 2d is equal to 5x. तो x is equal to 2d by 5. ये आपका बचेगा सर। This is the distance at which you will get the net magnetic field to be 0. Correct? बोलो। सर फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूले के साथ क्या हुआ? अच्छा, फॉर्मूला आई हैव यूज्ड, वैसे 4 4 कैंसिल ही हो रहा है, बट इट वुड बी 2। नाउ इज इट करेक्ट? यस। वेरी गुड। तो नोट करो, ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं फ्रेम करता हूँ, जल्दी से नोट करो, सॉल्व करो। हो गया? यस सर। Okay, moving on to one more question which you will attempt. बिल्कुल similar question. I am taking again the two infinitely long wires, obviously tending to infinity. This wire is also tending to infinity. ठीक है, और इस दोनों के बीच का सेपरेशन d है। इसमें करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड और इसमें करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन बस इतना किया मैंने, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दिया है।
आपको फिर से बताना है फाइंड x at which b net is equal to 0. x की वैल्यू बताओ जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी. दिस इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व फॉर. करो. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, जस्ट आई हैव रिवर्स्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द वायर्स, दैट्स इट. x equal to 2d. x is equal to 2dr है. अच्छा, ये जो x आपने निकाला है, दिस x, अच्छा नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके पास 0 हो रहा है, 3i या 4i? मतलब किसके पास आपने लिया ये पॉइंट? वेयर हैव यू टेकन दिस पॉइंट? 4i. 4i के पास. उसके पास लेना है जिसका करंट ज्यादा है. ऐसा देखो, एक बात मैं समझाना चाहता हूँ. ये अगर रीजन 1 मान लो, इसको रीजन 2 मान लो, इसको रीजन 3 मान लो, तो आप देखोगे 4i का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा b1, अगर मैं इसको कह लूं तो 4i की मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, और 3i की मैग्नेटिक फील्ड भी अगर हम देखें तो b2 इज आल्सो इनवर्ड, बिकॉज इसका करंट की डायरेक्शन इज डाउनवर्ड. अगर आप रीजन 1 में देखेंगे तो b1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज आउटवर्ड, और इस 3i की जो मैग्नेटिक फील्ड है, 3i की मैग्नेटिक फील्ड दैट वुड बी वेयर, दैट वुड बी इनवर्ड. क्लियर? अच्छा, यहां पर भी आप देखोगे तो b1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब b1 जो इस वायर का, दैट इज इनवर्ड, और b2 जो है दैट वुड बी आउटवर्ड. सर, यहां पर भी दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है और यहां पर भी दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है, तो क्या यहां पर दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पे नेट फील्ड विल बी 0, या एक ही ऐसा पॉइंट मिलेगा? डिड यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? In the region 1 also the magnetic fields are opposite, and in region 3 also magnetic fields are opposite. तो क्या net magnetic field will be 0 in both the regions 1 and as well as 3, or only in 1 or only in 3? क्या होगा? क्वेश्चन तुम समझ पाए? इतना बोल दो, क्वेश्चन तुम समझे? Yes. अब सुनो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो मेरी बात सुनो. अगर मान लो मैं इस वायर से x डिस्टेंस पे कोई ये पथ ले लेता हूं, है ना, 3i से ये डिस्टेंस x है, तो मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस 3i, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस 3i है ना, ये कितना होगा? तो दैट वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट i, मतलब 3i डिवाइडेड बाय 2πx, यही होगा. और मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का कितना होगा? इस वाले का, इस वाले का, ठीक है, ये 2 मान लो, ये 1 मान लो, जो भी माना है, म्यू नॉट i 4i डिवाइडेड बाय 2π इनटू d प्लस ऑफ x, ये होगा, है ना. अच्छा, इसमें करंट कम है और ये डिस्टेंस मैंने कम कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से. तो जिसका करंट कम, उसके पास अगर आप पॉइंट ले लोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के बराबर हो पाएगी. देखो, सिर्फ Yes. डायरेक्शन अपोजिट करना इज नॉट नेसेसरी, द डायरेक्शन ही अपोजिट करना इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया. भाई, वैल्यूज भी तो इक्वल होनी चाहिए. अगर मैं ये पॉइंट यहां कहीं ले लेता, सोच के देख, यहां पर अगर मैं ये पॉइंट यहां ले लेता और ये x होता, तो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड आपका लिख रहा होता म्यू नॉट अपॉन 4i डिवाइडेड बाई 2πx, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में लिखता म्यू नॉट 3i डिवाइडेड बाई 2π इंटू x प्लस डी. मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों वैल्यूज, मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या कभी इक्वल हो पाएंगे? क्योंकि जिसमें करंट ज्यादा उसका डिस्टेंस भी कम है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ी ज्यादा होगी ना, और ये हमेशा कम रहेगी, इसके कभी इक्वल नहीं हो सकती. डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes. सोच के देखो, मतलब आपको सबट्रैक्ट करके रिजल्ट 0 तभी आएगा ना जब दोनों की वैल्यू भी इक्वल हो. तो हमेशा याद रखा करिए कि जिसका करंट कम है,
आपको पॉइंट उसके पास लेना पड़ेगा, तभी दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो पाएगी, तभी आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो पाएगा। तो दिखता यहाँ पर दो पोजीशन है जहां पे डायरेक्शन ऑपोजिट दिख रही है, बट याद रखिए यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगा, इसी पोजीशन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसका करंट कम, आपका पॉइंट उसके पास होगा जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो पाएगा। अगर ज्यादा करंट वाले के पास पॉइंट ले लिया तो कभी भी डिफरेंस जीरो नहीं आएगा। अब इक्वेट कर लो आप लिखो म्यू नॉट इंटू 3i डिवाइडेड बाई 2πx, सीधा सीधा दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4i, यहाँ पर आप लिख देंगे 2π इंटू डी प्लस ऑफ एक्स, मतलब इस वायर से ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी प्लस ऑफ एक्स। अब सिंपली सॉल्व कर लो, तो म्यू नॉट कैंसिल हो गया, 2π से 2π कैंसिल हो गया, i से i कैंसिल हो गया, तो आप फाइनली आप लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 3d प्लस ऑफ 3x, तो मतलब x इज इक्वल टू मेरे हिसाब से तो 3d आ रहा है सर। ये सर मेरा वाला गलत है। हाँ, अब समझ में आ गया बेटा उसमें गलती क्या है। ये दिखाई देता है दो पॉइंट पे ऑपोजिट, बट दोनों पे नेट वैल्यू जीरो नहीं होगी, भले डायरेक्शन ऑपोजिट है बट नेट डिफरेंस विल नॉट बी जीरो एट बोथ द पॉइंट्स। इसको नोट कर लो, आज इतना ही रहने देते हैं, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। इसको नोट कर लो।